दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में जानवरों और पशुओं की अहम भूमिका रही है, मगर एक जानवर ऐसा है जिसके विकास के किरदार के साथ साथ उसके अभिशाप का धब्बा भी उसके साथ चिपका रहा है। हालांकि इस धब्बे के पीछे इस जानवर की कोई भूमिका नहीं है। प्रकृति ने जिस तरह बाकियों को गढ़ा है, ठीक उसी तरह उसे भी सिरजा है, मगर उसके साथ हुई प्राकृतिक जातियों ने इस जानवर को इस दुनिया के सबसे मंदबुद्धि होने वालों का सरताज बना दिया। इस जानवर को तो ये भी नहीं पता कि इंसान ने इस पर कितने मुहावरे बना रखे हैं, और साथ ही इस पर इतनी कितनी कहावतें हैं जो रोज़ कहीं और सुनी जाती है। मगर इंसान है कि हर रोज़ इस जानवर पर बनी कहावतें और मुहावरों का इस्तेमाल ज़रूर करता है। वो जानवर है गधा। हमें अगर किसी को मूर्ख कहना हो या उसकी मूर्खता को आंकना हो तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे गधा बोल देते हैं। तो आइए आज जानते हैं गधों की हकीकत। गधे हर सभ्यता का एक जरूरी जानवर। गधे हर संस्कृति और जीवन शैली के लिए आवश्यक पशुधन। मगर समाज को इस पशुधन का जितना साथ मिलता रहा है, उपयोगिता के कारण सामाजिक ताने बाने में इसकी गुंजाइश भले ही बनी रही हो, मगर सम्मान का उचित हक इसे कभी नहीं मिला। दुनिया के विकास के क्रम में अनगिनत प्राणियों की अपनी अपनी तरह की भूमिका रही है। सभ्यता को सीखने और संस्कृति के खिलने में इन प्राणियों की देखी अनदेखी शानदार पहल रही है। मगर गधे उन प्राणियों में रहे हैं जिनकी भूमिका से ज्यादा उनके बाहरी ढंग ढांचे की चर्चा ज्यादा होती रही है। इतिहास ने इस पशुधन पर बहुत हद तक अपनी चुप्पी साध रखी है, और इतिहास को खंगालने वालों, इतिहास की गवाही में छुपे ढके तथ्यों को बीनने सहेजने वालों की दिलचस्पी भी इस प्राणी के बारे में ज्यादा नहीं रही है। यही कारण है कि गधे पर ऐतिहासिक रूप से न तो पर्याप्त शोध हुए हैं और न ही कभी इतिहास की खिड़की से इन्हें देखने समझने की सधी हुई कोई कोशिश हुई है। मगर इतिहास की चुप्पी के बीच सामाजिक मुखरता ने इस प्राणी को ऐसी कई विशेषताओं से नवाजा जरूर है। इनकी न कोई बुनियाद है और न इनके पीछे कोई ठोस तर्क है और न ही कोई स्पष्ट सबूत। लेकिन कहीं सुनी जाती रही बातें कहावतें बनती रहीं, मुहावरे गढ़ते रहे। गधे का हाल ये है कि धोबी के श्वान की तरह न घर का न घाट का, और जो व्यक्ति कपड़े धोता है उसके पास उस बदनाम कुत्ते के अलावा एक अदद गधा जरूर होता है। और वो जो गधा होता है उस बेचारे की बदनामी सिर्फ इस कारण नहीं है कि वो सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़ता है, उसका कुछ वाणी का भी कर्कश होने का कारण है कि आप अगर कोई बहुत बेसुरा आदमी हो तो कहते हैं क्या गर्दबरा अलाप रहे हो। अब देखिए, हम गधे की अवमानना करते हुए कहते हैं किसी की बेइज्जती करनी हो कि उसे जूते की माला पहनाई, उसका मुंह काला किया, उसे उल्टे गधे पर बिठाकर शहर की सवारी कराई गई। अब बदनाम आदमी तो वो था जिसने सवारी की, अपराधी वो था जिसका मुंह काला किया गया, मगर गधा बेचारा इस संगत में अपने आप बदनाम हो गया। अब फिर दूसरा मुहावरा गढ़ दिया गया कि कहे से तो कुम्हार भी गधे पर नहीं चढ़ता, भले अपने भांडे लाद कर उस पर ले जाता हो, अपने मन से सवारी कर लेगा तो कर लेगा। अब इसमें भी गधे बेचारे का क्या दोष, वो तो रोज़ टूटने वाले मिट्टी के बर्तन भी इतने सहेज कर हिफाजत से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। मुहावरों और कहावतों से निकलकर इनकी कहानियां दुनिया भर की किताबों में दर्ज होती रही हैं। सभ्यता और संस्कृतियां इस प्राणी का इस्तेमाल करती रही हैं। इनके श्रम का अपना विकास साधती रही हैं। लेकिन गधे खामोशी से इस साधने का साधन बनते रहे, इस्तेमाल होते रहे। मगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये गधे जिनके लिए इस्तेमाल होते रहे, वो इनकी खामोशी पर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सीख और समझ बूझ देने वाली कहानियों के ये हास्यास्पद पात्र बनते रहे। मूर्खों के प्रतीक के रूप में भी इनका इस्तेमाल खूब होता रहा। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं कि अहो रूपम अहो ध्वनि वाला, तो गधा प्रशंसा कर रहा है कौवे की और कौवा प्रशंसा कर रहा है गधे की। तो मुझे लगता है कुछ अभागों की ये नियति है कि न तो रूप है न स्वर है, और इसके अभाव में उनकी उपयोगिता की ओर किसी का ध्यान जाता नहीं कि कितने निष्ठा भाव से वो अपने स्वामी की सेवा करता है। आपने किसी को गधा कह दिया तो उसे लगता है कि आपने उसकी बुद्धि की आलोचना की, उसे तिरस्कार किया है। अब इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि गधा मूर्ख होता है, इस बात का उस तरह से कोई प्रमाण
प्रमाण नहीं कि उल्लू मूर्ख होता है, मगर आपने पता नहीं कब कैसे सदियों पहले ये एक एसोसिएशंस बन गए और आपने गधे को बेवकूफ़ बनाना समझ लिया और गधे के नाम पर औरों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। किताबों के हास्यास्पद पात्र और लोगों के बीच ठहाकों की वजह बनते रहे इस किरदार में कई विशेषताएं हैं। ये खच्चर के पैदा होने की बुनियाद है, खच्चर के अस्तित्व की ठोस वजह है। अपनी प्रजाति के और प्राणियों मसलन घोड़ों और खच्चर के मुकाबले इनकी खुराक बेहद कम है। इनके पालन पोषण और रखरखाव पर खर्च भी न्यूनतम है, लेकिन इनकी खुराक और इन पर होने वाले मामूली खर्च के मुकाबले इनकी उपयोगिता बेशुमार है। जहाँ तक गर्दभों का सवाल है, गर्दभ एक बहुत ही उपयोगी प्राणी है। गर्दभ बहुत कम खा पी के अपने काम को अंजाम देता है और गर्दभों का भी मुख्य रूप पहाड़ी इलाकों या कुछ कंस्ट्रक्शन के इलाकों में पीठ पर बोझा लाद कर काम में लेते हैं और कुछ इलाकों में शहरी इलाकों में इसको गाड़े में जोत कर इस सामान को इधर उधर ले जाने में और ट्रांसपोर्ट करने में काम में लेते हैं। और एक देसी गर्दभ भी 4 से 5 क्विंटल तक वज़न को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में आराम से काम में लिया जा रहा है और इसका खाने पीने का खर्चा बहुत ही कम है और बीमारी भी गर्दभ में बहुत कम होती है। बेशुमार उपयोगिता और अनगिनत विशेषता वाले आर्थिक रूप से बेहद जरूरी रहे इस पशुधन का सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य बेहद मामूली रहा है। गधे की त्रासदी ही रही है कि ये किसी भी संस्कृति या समाज में निचले दर्जे के प्राणी के रूप में ही अपनी जगह बना पाए हैं। यही कारण है कि इसकी मिसाल जब भी दी जाती है या तो मंदबुद्धि प्राणी के रूप में या मूर्ख जीव की तरह। बहु उपयोगी पशुधन होने के बावजूद किस्से कहानियों में बकरे के बनिस्पत भी गधे की कोई जगह नहीं है। गधा आदमी की सेवा जाने कब से करता चला आ रहा है, वो धोबी हो, वो कुम्हार हो या कोई और आदमी हो। और मुझे एक और कहानी याद आती है कि देखिए एक ब्राह्मण राज पंचतंत्र या लोग हितोपदेश में एक बकरा कंधे पर लाद कर ला रहे थे और लोग चाहते थे कि उनसे उस बकरे से उनकी मुक्ति करा दी जाए। तो अरे गधा कहाँ लाद कर ले जा रहे हो, ये गधे का बच्चा कहाँ लाद कर ले जा रहे हो। जब 4 बार निरंतर धूर्त लोगों ने उनसे कहा तो उन्हें लगा कि शायद वास्तव में ये बकरा नहीं गधा है, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। उन्होंने अच्छा खासा बकरा उतार कर दे दिया जिसको वो धूर्त लोग लूट ले गए। सोचने की बात यह है कि गधे को उन्होंने किसी कीमत का नहीं समझा। व्यंगों और हंसी के प्रतीक बना दिए गए और बेसुरे समझे जाने वाले गधे के नाम पर ठहाके लगवाने वाले शब्दों तथा लयों के उस्ताद माने जाते हैं। गधे के नाम पर इन उस्तादों को हास्य कवि सम्राट के तमगों से भी नवाजा जाता रहा है। मगर गधे हैं कि कभी किस्से कहानियों और कविताओं का सिर्फ एक हास्यास्पद पात्र बनते रहते आए हैं। ऐसा भी कभी नहीं है कि कवि कथाकारों ने गधे के नाम से मजाकिये अंदाज में सिर्फ हास्य रचे हैं। जिन्होंने इन गधों के सौंदर्य बोध को पहचाना, उन्होंने गधों की आत्मकथा के जरिए प्रतिभाशाली मगर सहनशील, मेहनतकश और सहज सरल लोगों को लेकर समाज की विद्रूपता की बदरंग तस्वीर भी खींची है। इस तस्वीर में सिर्फ किसी गधे की आत्मकथा ही नहीं आती, बल्कि समाज और देश बदलने की ताकत रखने वालों के खिलाफ बाकी शक्तियों की चालाकियों और उलटबाजियों के झूठ के पर्दे भी उठाए गए हैं। पर्दे के पीछे का ये एक और सच सौंदर्य को लेकर कभी कभार कहे सुने जाते मिथकों के रूप में भी सामने आता है। क्योंकि मगर और कहानियाँ दूसरी समाजों में, दूसरी संस्कृतियों में बड़ी रोचक हैं। क्लियोपात्रा के बारे में कहा जाता है कि जो अनिंद सुंदरी थी, मिस्र की रानी थी, कि उनके सौंदर्य का रहस्य गधे के दूध से नहाना था। अब गधे के दूध को पीने वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा, मगर गधे के दूध से नहाने की ये मिथ की कहानी आज भी लोगों को याद है और इसका संबंध सौंदर्य से है, भले गधा बहुत सुंदर न होता हो। साहित्य, कहे, मुहावरे और कहावतें सच में अलग अलग आईने होते हैं, मगर सामाजिक आईने में गधे की एक अलग सूरत सामने आती है। इस सूरत के मायने उन लोगों को ज्यादा समझ में आते हैं जो समाज की बहुरंगी इमारत की मजबूत नींव हैं। इनके लिए गधे न मंदबुद्धि प्राणी हैं
न बेवकूफ़ी के इशारे हैं और न ही किसी हास्य व्यंग के पात्र हैं, क्योंकि इनके लिए गधे इनकी रोजी रोटी का जबरदस्त और ज़रूरी माध्यम है। संसाधन विहीन ग्रामीण नागरिकों के लिए गधर्व एक उनके परिवार के आय का मुख्य स्रोत होता है। गधर्व का उपयोग ईंट के भट्टों पर ईंटों की ढुलाई के लिए और शहरों में संकरी गलियों में सामान लाने के लिए और इमारत के बांधकाम का जो सामान होता है जैसे ईंट, बजरी, इनको ढोने के लिए किया जाता है। गधे की ब्रीडिंग को लेकर हुआ अभी तक का अध्ययन बेहद चिंताजनक है। एक स्तनधारी प्राणी जो अपनी अकूत भार वहन क्षमता की व्यापकता से दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति को गति देने में सहयोगी रहा है, उसके ऊपर न तो दुनिया में ज्यादा अध्ययन हो सका है और न ही भारत में पर्याप्त शोध किया जा सका है। मगर पिछले कुछ सालों में इसे लेकर हालात बदलने लगे हैं। अभी तक हमारे कंट्री में गधों की कोई भी नस्ल रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गधों की जनसंख्या भी घोड़ों की तरह कम होती जा रही है, परंतु इनके ऊपर कोई सिस्टमेटिकली वर्क पिछले कुछ दशकों में नहीं हुआ था। मगर ऐसे हालात में देश की एक संस्था है जो इसे लेकर उम्मीदें जगाती है। NRCE में गधे से जुड़े हर एक पहलू पर शोध चल रहे हैं। ये शोध गधे के बारे में अपेक्षित जानकारियों को सिस्टमैटिक बना रहे हैं। उन जानकारियों से गधे के बारे में गुत्थियों की नई नई परतें खुल रही हैं। मुख्यतः अश्वोत्पादन, प्रजनन, पोषण एवं भार क्षमता ढोने पर काम कर रहा है। हमने वहाँ पर इक्वाइन सेंचुरी भी विकसित की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नस्लें को वहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से हमारा संवर्धन और संरक्षण में हमें मदद मिल रही है। हमने वहाँ पर मारवाड़ी, जंसकारी और मणिपुर, पोएटू डंकी जो कि बाहर देश फ्रांस की है, और ग्रे एंड वाइट डंकी भी वहाँ पर रखे हैं। इन डंकी पर ख़ास तौर से इनके संरक्षण और संवर्धन में वहाँ पर काम चल रहा है। घोड़े, खच्चर और गधे एक ही प्रजाति के अलग अलग प्राणी हैं। इनकी देह दशा और शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, लिहाजा इनकी उपयोगिता भी उनकी विशेषताओं के आधार पर बटी हुई होती है। मगर ऐसा नहीं कि कमोवेश गधे की उपयोगिता समान होने से सभी गधे एक ही तरह के होते हैं। इनके समूह को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक इनके आकार के आधार पर और दूसरा इनके जेनेटिक्स की बुनियाद पर। आकार के आधार पर गधों की अलग अलग श्रेणियां हैं और ये श्रेणियां इनकी मौजूदगी वाले भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। जिस तरह से हमने घोड़ों पे रिसर्च किया और पता लगाया कि वो आनुवांशिक तौर पे सिमिलर हैं कि नहीं हैं और किस तरह से एक दूसरे विभिन्न है, उसी तरह से हम गधों के ऊपर भी काम करें। अभी तक भारत में गधों की कोई रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। इसके लिए हमारे लैब के वैज्ञानिकों ने भारत के अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन से, भौगोलिक श्रेणियों से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, अलग अलग जगहों से गधों के सैंपल इकट्ठे किए हैं और उनको भी फिनोटिपिकली शारीरिक संरचना के ऊपर और उनकी आनुवांशिक संरचना के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है। ये स्टडी धीरे धीरे अभी चल रही है, इसके ऊपर स्टडी कि कितना वो डिफरेंट है और कितना सिमिलर है, क्योंकि कोई रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। अगर वो हमें बिल्कुल एक दूसरे से विभिन्न मिलते हैं शारीरिक तौर पे भी और आनुवांशिक तौर पे भी, तो इस तरह से हम भारत के देश के लिए गधों की ब्रीड को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। भौगोलिक दशाएं गधों के रूप आकार की निर्धारक शक्तियां होती हैं, लेकिन ऐतिहासिक कलाक्रम में इनके प्रवासन अप्रवासन की कई तथ्यात्मक कहानियां भी पड़ी हैं। दुनिया के अलग अलग इलाकों में पैदा होने वाले और ऐतिहासिक मेल मिलाप की घटना के कारण गधे की आंतरिक बनावट की उलझन उसके जेनेटिक बनावट से सुलझती है और इस आधार पर गधे की अलग अलग श्रेणियां बनी हैं। जो वर्क NRC में शुरू किया उसमें ये है फिनोटिपिकली, मतलब शेप, साइज़ और कद काठी के हिसाब से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि उनका कोई डिफरेंस है, उनकी कोई ब्रीड अलग हो सकती है या नहीं है। हमने इस दिशा में काम कर लिया है
इसमें जो है जंस्कारी, स्पीति एक कैटेगरी में आते हैं, जबकि हमारा राजस्थानी, गुजराती और हरियाणवी और बिहार के घोड़े एक कैटेगरी में आ रहे हैं। अचरज होता है कि बहुउपयोगी इस पशुधन को लेकर जितने शोध कार्य की जरूरत है उतने अभी तक नहीं हुए हैं। किसी भी प्राणी की नस्ल के बारे में जो जानकारियां हासिल होती हैं वो शोध का प्राथमिक स्तर मानी जाती हैं, मगर गधे के साथ इतिहास और समाज ने इंसाफ नहीं किया है तो वैज्ञानिक अध्ययन और शोध ने भी न्याय नहीं किया है। घोड़ों और खच्चरों के मुकाबले गधे को लेकर बस चंद सालों से ही शोध हो रहे हैं। अभी तक हुए शोध से जो तथ्य हासिल हुए हैं उनके आधार पर गधे की नस्ल का वर्गीकरण मोटे तौर पर तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी नस्ल को लेकर इसकी सूक्ष्मता का अध्ययन अभी भी बाकी है। जेनेटिकली भी हमारे जो ग्रुप बनने चाहिए, हमने 8 तरह की जगह पे ये घोड़ों की स्टडी की है। जब हमने इन सबको पूल किया तो ये देखा गया कि ये जेनेटिकली 2 ग्रुप में बनते हैं, जबकि फिनोटिपिकली ये 8 तरह के गधे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हम इनको ब्रीड की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गधा है, घोड़ा है या खच्चर है, ये इतने यूज़फुल एनिमल्स हैं जिनके बारे में हर आदमी जानते हुए भी इस चीज़ को इग्नोर करता है। गधे के वर्गीकरण की कई अवधारणाएं हाल फिलहाल में चलन में आई हैं। इन्हीं अवधारणाओं में से एक है गधे के आकार और बनावट के अतिरिक्त उनका व्यापक स्तर पर भौगोलिक या जलवायु संदर्भों में देखा जाना। इस आधार पर गधे की 2 श्रेणियां मानी जाती हैं, देसी और विदेशी। जंगली और पालतू। भार वहन क्षमता भी कभी कभी इनके वर्गीकरण का आधार बनती है। अभी आप देख रहे हैं देश के पालतू गर्दभ। ये गर्दभ भारत में कई राज्यों में पाए जाते हैं, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में। इनके अलावा स्वदेशी नस्ल के जो गर्दभ हैं उनमें है जंगली गर्दभ। जंगली गर्दभ यानी कि वाइल्ड इंडियन एस, वह हमें गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। गुजरात के रन कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गर्दभ के अपेक्षाकृत पालतू गर्दभ की शरीर की ऊंचाई 81 सेंटीमीटर से 92 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि जंगली गर्दभ 90 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक ऊंचाई के पाए जाते हैं। देसी गर्दभ या तो भूरे या फिर सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं और इनकी मालवाहक क्षमता करीब 30 से 40% अपने शरीर भार की आराम से होती है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन सफ़र कर सकते हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहां घोड़े, खच्चर और गधे की संख्या संसार की तुलना में संतोष देने वाली है, मगर इसकी संख्या में गैर बराबरी इसकी गुणवत्ता को लेकर कम, इसकी अवधारणा को लेकर ज्यादा है। आज विश्व भर में घोड़े प्रजाति के पशुओं की संख्या 11.3 करोड़ है, जिसमें भारत में कुल मिलाकर 11.4 लाख है, जिसमें कि घोड़े, खच्चर और गधे सम्मिलित हैं। घोड़ों की संख्या कुल 6.2 लाख है, खच्चरों की संख्या लगभग 1.96 लाख है और गधों की संख्या लगभग 3.2 लाख है। अगर संख्या के घटाव बढ़ाव से सामाजिक स्तर सामने आता है तो गधे इस लिहाज से भी अपनी प्रजाति में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। कुछ सालों पहले तक गधे की संख्या लगभग स्थिर थी, मगर 5 सालों से इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अगर आप पिछले 60 सालों का संख्या का सांख्यिकी देखें तो पता चलता है कि सारे असुजात के पशुओं की संख्या लगभग 50% से अधिक कम हो गई है। परिणाम स्वरूप आज गधों की संख्या लगभग 27% घटी है पिछले 5 सालों में।
संख्या में ये गिरावट सही मायने में समाज और पारंपरिक कारोबार के चरित्र में आ रहे तकनीकी बदलाव का इशारा है। मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जिस तेजी के साथ काम को अंजाम दिए जाने की मांग बढ़ रही है, गधे उन तेजी के साथ कदम ताल करने में सक्षम नहीं हैं। कम समय में बेहतर परिणाम वाले इस दौर में गधे धीरे धीरे चलन से बाहर होते दिख रहे हैं। भारतवर्ष में गधों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और औद्योगिकीकरण की वजह से पशुओं की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मशीनें और तकनीकें इस नायाब पशुधन का विकल्प बन सकते हैं। आज भी जो दुर्गम इलाके मशीनों और तकनीक की पहुंच से बाहर हैं, वहां इस बेमिसाल पशुधन की बड़ी भूमिका है और इस भूमिका का वहां कोई विकल्प नहीं है। शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच के स्वरूप का फर्क मशीन तकनीक और गधे के इस्तेमाल को अलग अलग तरह से उपयोगी या अनुपयोगी बनाता है। सुगम मैदानी इलाकों के व्यापक संदर्भ में ये गधे आज भी उपयोगी हैं, क्योंकि नदी तटों या तालाब घाटों पर कपड़े साफ करने वालों के लिए ये गधे आज भी एक अनुकूल और फायदे की सवारी हैं। इन्हीं इलाकों में कम आमदनी वालों के यहाँ मिट्टी के बर्तन की आपूर्ति करने वालों के लिए परिवहन के ये जरूरी वाहन हैं। जिन्हें इस कारोबार से कोई मतलब नहीं है, उनके यहाँ भी गधे पलते हैं, क्योंकि गधे मामूली खुराक में साजो सामान के परिवहन का एक मजबूत, सक्षम और एक बेहतरीन साधन है। वहाँ 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे सामान लेने के लिए, तो रेते में से वहाँ से बुग्गी से अपने रोड पे ले आते हैं। रोड पे लाके बस गाड़ियों में भर के और बस मंडी चला जाता है। हम लोगों को माल है और भी काम करते हैं। गेहूँ वगैरह खेतों में से काट के ले आते हैं, घर पे खनाई करवा लेते हैं, भूसा ढो लेते हैं, गेहूँ भर लाते हैं। और भी है कई काम की, अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह काटना होता है, वो भी काट लाते हैं, बुग्गी में रख के चले आते हैं वहाँ से। इस साधन ने कभी अपनी ही प्रजाति के घोड़े से कभी रश्क नहीं किया है। अपने ही मूल के खच्चर की तेजी और सुढौलपन से कभी जलन नहीं की है। सदियों से इसने बिना किसी गिले शिकवे के इंसान का जमकर साथ दिया है। अपने पर उड़ाए जाने वाले मखौल का इसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया है। इन्हें इतिहास और इतिहासकारों से शिकायत नहीं रही है। शोध के इंसानी बोध पर भी ये खामोश रहे हैं, मगर इनकी मौजूदगी के बिना सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं रहा है। इसी पृष्ठभूमि का तकाजा है कि विज्ञान को भी गधे के बारे में व्यापक शोध की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसी के परिणाम के रूप में गंधर्व शोध संस्थान सामने आता है, जहां वैज्ञानिकों की एक भरी पूरी और सक्षम टीम गधे के विभिन्न पहलू को लेकर शोध कार्यों में जुटी हुई है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में गधे को देखने के हमारे नजरिए में बदलाव आए। रूढ़िवादी रूप से मूर्ख, सुस्त और हास्यास्पद समझे जाने वाले इस प्राणी को धरोहर मानने का एक शानदार एहसास हमारे भीतर अपना एक नया रूप रंग इख्तियार कर ले।